देखो, कूलाम एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने स्थिर आवेशों के मध्य, बात सुनते जाना, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में बताया। पहली चीज ये कि स्थिर आवेश होना चाहिए। दो स्थिर आवेशों को अगर हम किसी दूरी पर रखेंगे तो उन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना होगा। आगे कूलाम के नियम के महत्व को भी समझेंगे, कहां लागू कर सकते हैं, कहां नहीं लागू कर सकते हैं, क्या क्या इसके उपयोग हैं, कहां इसके अनुप्रयोग है, मतलब कूलाम के नियम को हम कहां प्रयोग कर सकते हैं, समझना जरा। मान लीजिए आपके पास में एक बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है, इन दोनों की कुछ दूरी पर ये दोनों रखे होते हैं। कौन? एक Q1 आवेश और दूसरा Q2 आवेश। अब ये आवेश हम किसी भी प्रकृति के ले सकते हैं, धनात्मक भी ले सकते हैं दोनों, या दोनों ऋणात्मक ले सकते हैं, या कोई एक धनात्मक और कोई दूसरा ऋणात्मक। लेकिन ये स्थिर बिंदु आवेश हैं, मतलब इसी बिंदु पर स्थित हैं, गतिमान नहीं है, यहां से वहां, वहां से यहां नहीं जा रहे हैं। ठीक, ए बिंदु पर स्थित है मान लीजिए Q1 और बी बिंदु पर स्थित है मान लीजिए Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? r। दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। तो जो कूलाम का स्टेटमेंट है, कूलाम का कथन है, वो कथन यह है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, आ गई बात समझ में कि दोनों के बीच में जो बल लग रहा है भाई। अच्छा, नेचर इसका बताएं कि कौन सा बल लग रहा है। कब बता पाओगे? जब हम ये कह दें कि इसके आगे कुछ कोई चिन्ह तो नहीं लगा ना, तो ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा? अब प्रतिकर्षण बल क्यों लग रहा है? एक जैसी नेचर के, है ना। अगर एक धन होता एक ऋण होता तो कौन सा लगता? तो दोनों आवेशों का गुणनफल कर दिया और लगने वाला बल उनके अनुक्रमानुपाती। अब वो चाहे प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, हम लिख देंगे F अनुक्रमानुपाती 1/r²। दोनों को साथ में मिलाएंगे तो कितना आएगा बेटा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो बता देना। आप जानते हैं जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो कोई नेतांक लाया जाता है। अलग अलग फार्मूले के लिए, अलग अलग स्टेबिलिटी के लिए जो नेतांक के मान होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। सब नियतांकों के मान सबके लिए अलग अलग होते हैं। F बराबर कोई नेतांक हमने A मान लिया, ये हो गया Q1 × Q2/r²। ठीक, जहां बता देंगे कि A कोई नेतांक है, ये A कोई नेतांक हो गया। अब इस नेतांक का मान कितना होता है तो हम A बराबर रख सकते हैं कितना? 1/4πε0 या ε0 भी पढ़ सकते, इतना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो अगर आप इसको यहां पर शिफ्ट कराएंगे तो F बराबर कितना आएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बल दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इनकी मात्राओं पर निर्भर करेगा कि अगर Q1 Q2 को बढ़ाएंगे तो F बढ़ेगा, घटाएंगे तो F घटेगा। दूसरी बात, R का मान बढ़ाने से F घटेगा, रेसिप्रोकल है, और R घटाने से F बढ़ेगा।
तो अगर आप दोनों आवेशों को पास पास करते हैं तो बल बढ़ने लगता है। बल क्या होगा? तो आवेश जितने पास पास होंगे बल उतना ज्यादा लगेगा, चाहे वो प्रतिकर्षित लगे चाहे वो आकर्षित हो। ठीक है, आगे चले। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये याद रहेगा ना आप लोगों को, एन का मतलब न्यूटन, एम का मतलब मीटर स्क्वायर, सी का मतलब कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 गुणा 10 के घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब दूसरी बात सुनो। ये जो हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, जो नियतांक बराबर मान रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली में क्या है? तो यहां पर हम इसका विवरण देंगे जरा कि जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता। क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर कहीं एप्सिलॉन अकेला लिखा हुआ हो तो इसको किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 पे घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसका मात्रक होता है। ये मान हो गया और ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अभी हमको निकालना है इसकी विमा। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, तो कूलम की जो विमा होती है वो होती है AT, और कूलम पे स्क्वायर तो विमा हो जाएगी A स्क्वायर T स्क्वायर। N यानी न्यूटन, न्यूटन का मतलब बल, और बल की विमा होती है MLT-2, और मीटर स्क्वायर की विमा हो जाएगी L स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बनेगा? यहाँ पर हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो विमा में आ जाएगी m बेटा आएगा ऊपर, तो बनेगा m-1 L, और L स्क्वायर बन जाएगा L3। ऊपर आएगा तो माइनस की 3 घाते हैं, T ऊपर आएगा तो 2 घाते पहले से थी, 2 घाते और तो 4 घाते हैं, और 1 की घात 2, इतनी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की विमा। बात क्लियर है? चलो एक चीज और समझते हैं इसमें, वो ये कि अभी हम कह रहे थे कि दो आवेश जो हैं इनके बीच में वायु या निर्वात, इनके बीच में क्या है? वायु या निर्वात है, इनके बीच में कोई माध्यम नहीं है। लेकिन अगर हम इनके बीच में कोई माध्यम रखते हैं तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा? कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। परावैद्युत पदार्थ का मतलब जैसे लकड़ी है, कांच है, मोम है, अभ्रक है, ये सब परावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं यदि कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखा जाए, अगर जिसका परावैद्युतांक कितना हो? कैपिटल Q हो, यानी एक हम वस्तु रख रहे हैं जो परावैद्युत पदार्थ है, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा रख रहे हैं, और उस लकड़ी के टुकड़े का परावैद्युतांक मान लीजिए कैपिटल K है, तो मीडियम में लगने वाला जो बल है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि K F के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो K बढ़ने से F घटेगा और K घटने से F बढ़ेगा। मतलब ये है कि बीच में अगर हम कोई माध्यम रख रहे हैं तो दोनों आवेशों के बीच बल घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा। ठीक,
ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट थी और ये इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। और अगर हम इक्वेशन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करें समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो बेटा अगर हम f बटे fm कर दें तो देखो इतने बटे इतना, चलो अच्छा इसको ना मानो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आसान हो जाएगा। तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से q1 q2 अपॉन r स्क्वायर कट जाएगा, ये अकेला बचेगा सामने, तो ये आ जाएगा k f बटे fm बराबर k। मतलब k क्या था, एक परावैद्युतांक का। परावैद्युतांक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? परावैद्युतांक को हम परिभाषित कर सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक।